हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का कहानी यानी कि गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, कहानी का प्लॉट। ये लिखा गया है शिवपूजन सहाय के द्वारा। शिवपूजन सहाय के द्वारा जो लिखी गई है चैप्टर, उसमें एक ऐसे देहात की लड़की की कहानी है जो दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के कारण एक ऐसी इंसान के गले बांध दी जाती है जो ना ही उसके लायक था और ना ही उसके उम्र का। बस जीवन बिताने के लिए उसको एक ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जाता है जो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं था। तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने चैनल पर पढ़ा के अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे इसी चैनल पूजा मिस 779 पर सर्च करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बिना आपका टाइम लिए हम क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए है आरा में, बी है बक्सर में, सी पटना एंड डी बनारस। तो शिवपूजन सहाय की जन्म का बात करें तो इनका जन्म हुआ था बक्सर बिहार में। गांव की बात करें तो उनवास में, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जिला पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। हम आपके लिए लेके आए हैं 35 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टोटल 35 क्वेश्चन है। अपने कॉपी पर आप एक बार ज़रूर इसको लिखिएगा और एक बार मिलाइएगा कि 35 में आपका टोटली कितना सही हुआ, और हमें कमेंट में आप बताना बिल्कुल न भूलें, तब ताकि हमको पता चले कि आप कितने पढ़े हैं और आपका सही कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1893 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1993 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1884 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी है 1994 ईस्वी में। तो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो सारा आपको ऑप्शन ए है 1893 में। ऑप्शन तो हमने बता दिया है, चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में, उनवास बक्सर बिहार में। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि वो कब मरे थे? ऑप्शन ए है 1963 में एंड ऑप्शन डी है 1863 में एंड ऑप्शन सी है 1964 एंड ऑप्शन डी है 1965 ईस्वी में। तो इसकी अगर बच्चों सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में। 70 साल की उम्र में 1963 ईस्वी में ये मर गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा है? यानी कि उन्होंने बस एक ही उपन्यास लिखा है और उसी उपन्यास का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है देहाती दुनिया, ऑप्शन बी है शहरी दुनिया, ऑप्शन सी है विदेशी दुनिया एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एकमात्र जो इनका उपन्यास है वो है देहाती दुनिया, जो देहात के बारे में चित्रण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की थी? तो देखते हैं। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नकल नवीस की नौकरी की थी, लेकिन कहाँ की थी आपसे जगह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बक्सर में, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है बनारस एंड ऑप्शन डी है पटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस में नकल नवीस की नौकरी की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, शिव पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में बटी है? पहले तो आप समझिए कि शिव पूजन सहाय की जो रचनावली है वो किसे कहते हैं। तो शिव पूजन सहाय की जितना भी रचना है उन सारे रचनाओं की जो संग्रह है, बटोर कर मतलब एक जगह अगर कर दिया जाए तो उन सारे संग्रहों को हम बोल सकते हैं शिव पूजन रचनावली। ठीक है, इस नाम से ये विख्यात है। अगर इसकी खंडों की बात करें तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। शिव पूजन जो रचनावली है वो 4 खंडों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है यमुना एंड ऑप्शन डी है कावेरी। तो इन्होंने 3-4 ऐसी पत्रिकाएं थी जिसका संपादन किया था, जिसमें बालक, माधुरी, हिमालय, इन्हीं तरह से कुछ चीज़ें थी। तो इसमें सही आंसर है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए 8वां क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? यानी कि इन्होंने जब कविता लिखना, कहानी लिखना शुरू किया था तो ये उस टाइम में कैसे थे, फेमस थे या नहीं थे, यही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए पूछ रहा है लोकप्रिय थे, ऑप्शन बी पूछ रहा है सम्मानित व्यक्ति थे, ऑप्शन सी है कि लोकप्रिय और सम्मानित दोनों थे एंड ऑप्शन डी है कि बहुत चर्चे में रहते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकप्रिय भी थे और सम्मानित भी थे। मतलब लोग इनका इज्जत करते थे और लोगों के बीच में ये काफ़ी पसंदीदा थे। 9 क्वेश्चन है, बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? बनारस में ये कौन सी नौकरी किए थे हमने आपको पहले ही बताया है, लेकिन आइए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है नकल नवीस की, ऑप्शन बी है वकील की एंड ऑप्शन सी है शिक्षक एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर नौकरी की बात करें तो बनारस में इन्होंने नकल नवीस की नौकरी की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 10 क्वेश्चन है, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? यानी ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लिए हैं, इस कहानी में जो लेखक है वो किसकी नियति के बारे में, किसके भाग्य के बारे में बताया है? ऑप्शन ए है नर पुरुष के बारे में, ऑप्शन सी है बी है नारी स्त्रियों के बारे में एंड ऑप्शन सी है नर नारी पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में एंड ऑप्शन डी है बालक, एक छोटे से बालक के बारे में। तो बच्चों अगर इसमें नियति की बात करें तो एक नारी यानी कि एक स्त्री की नियति दिखाई गई है कि किस तरह से दहेज की वजह से उसके जीवन पार करने के लिए उसके लायक नहीं मिलता है पति, फिर भी उसको उसके गले बांध दिया जाता है ताकि वो कुंवारी ना रहे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन 11 है, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया था? तो चैप्टर जब हम पढ़ाए हैं तो उसमें आपको बताए हैं कि एक आंदोलन था जिसमें इन्होंने जब भाग लिया तो इनको जो अपनी नौकरी थी, सरकारी नौकरी, वो छोड़नी पड़ी। तो ऑप्शन ए पहले पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा आंदोलन, ऑप्शन सी है नमक आंदोलन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है असहयोग आंदोलन। 11 का क्वेश्चन नंबर ए, असहयोग आंदोलन की वजह से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में ये गए थे? यानी कौन सी पत्रिका ऐसी थी जिसके संपादक मंडल में
ये गए थे। तो हमने आपको चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ऑप्शन ए है मतवाला के संपादक मंडल में गए थे। ऑप्शन बी है गीतवाला के संपादक मंडल में। ऑप्शन सी है रथवाला के संपादक मंडल में। एंड ऑप्शन डी है भाग्यवाला के संपादक मंडल में। तो आपको तो पता ही होगा, फिर भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका था मतवाला, जिसके संपादक मंडल में इन्होंने गया था, यानी कि ये गए थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं 13। कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? यानी किस चीज़ के लिए वो काफ़ी फेमस हैं और कहाँ पे वो चीज़ों को पढ़ते थे, लिखते थे, ठीक है, कहाँ की भाषा का इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ऑप्शन सी है बिहार के। ऑप्शन बी है बिहार शरीफ के। ऑप्शन सी है झारखंड के। एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा के। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन इसका सही होगा ए, बिहार की राष्ट्रभाषा परिषद उनका साकार रूप है। यानी कि बिहार की जो भाषा है वो उसको उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने चैप्टर में लिखा है और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है? यानी जो शिव पूजन रचनावली के बारे में हम लोग सुन रहे थे वो कहाँ से प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए है बनारस से। ऑप्शन बी है पटना से। एंड ऑप्शन सी है आरा से। एंड ऑप्शन डी है बक्सर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिव पूजन सहाय की जो रचनावली है वो पटना से विकसित की गई है, वहीं से ये प्रकाशित यानी पब्लिश वहीं से हुआ है। 15 जो क्वेश्चन है, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? यानी कि जो भगजुगनी थी वो लास्ट में कौन सा ऐसा उसका बेटा था जिसकी उसको पत्नी बनना पड़ता है और उसके साथ लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ता है। तो ए ऑप्शन है सौतेले बेटे की। बी ऑप्शन है अपने खुद के बेटे की। एंड सी ऑप्शन है लेखक के बेटे की। एंड डी है इसमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि जो भगजुगनी है वो लास्ट में अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हुई है वो सारी दहेज की वजह से हुई है, गरीबी की वजह से हुई है। अगर उसके पास दहेज देने को पैसे होते, गरीबी न होती, तो आज वो किसी अच्छे घर में वो पत्नी बन के रहती। लेकिन दहेज की वजह से उसकी शादी ऐसे 42 साल की उम्र के आदमी से करा दी जाती है और कुछ टाइम के बाद जब वो मर जाता है तो भगजुगनी उसी के बेटे यानी कि जो पहला पति इसका था उसका बेटा एक था, सौतेला बेटा बड़ा था, तो उसी से इसकी शादी करा दी जाती है। क्वेश्चन 16 है कहानी के प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? यानी जो कहानी का प्लॉट है वो किसने लिखा है? शुरुआत से तो हमने यही देखा है कि कौन लिखा है। ऑप्शन ए है शिव पूजन सहाय ने। ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद ने। ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा। एंड ऑप्शन डी है मोहन सहाय। तो कहानी की प्लॉट की बात करें बच्चों तो ये लिखा गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना काफ़ी मूर्खता है? ये तो आपको बहुत भली भांति पता होगा कि अगर लड़का होगा तो हमें भाई दहेज मिलेगा और लड़की होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि लड़की पैदा करना आजकल के ज़माने में बहुत मूर्खता वाली बात है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लड़का पैदा करना। ऑप्शन बी है लड़की पैदा करना। ऑप्शन सी है बेटा पैदा करना। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना काफ़ी मूर्खता वाली बात है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन है
मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है भगजोगनी, ऑप्शन बी है लीलावती, ऑप्शन सी है रोशनी एंड ऑप्शन डी है मंगू। तो अगर बात करें इसकी नाम, तो भगजोगनी भी इसका वास्तविक नाम नहीं था। ये तो जो लेखक है उन्होंने तो इसका नाम ही नहीं बताया है, जो कहानी में लड़की है, लेकिन उसके बारे में बताने के लिए एक अपने से कल्पना करके एक नाम इन्होंने रख लिया है। तो चैप्टर में अगर हम नाम पढ़ते हैं तो मिलता है भगजुगनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगजुगनी इसका सही आंसर है। 19 क्वेश्चन है, दारोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? यानी दारोगा जी ने किसे रखा था जो बारूद की पुड़िया थी? कहने का मतलब बहुत तेज तरार थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है घोड़ी, ऑप्शन बी है घोड़ा एंड ऑप्शन सी है हाथी एंड ऑप्शन डी है कुत्ता। तो इनके पास तो भाई घोड़ी थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो बारूद की पुड़िया थी। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको खरीदना चाहते थे, क्योंकि बड़े से बड़े घोड़ों को भी वो पीछे कर देती थी। 20 क्वेश्चन है, सुंदरता में भगजुगनी अंधेरे घर की क्या थी? तो अंधेरे घर की दीपक ही होगी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी चिराग एंड ऑप्शन सी है सुंदर एंड ऑप्शन डी है चतुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीपक। अंधेरे घर की वो दीपक थी। यानी कि जो उसकी सुंदरता थी वो उसकी जो सुंदरता थी वो काफ़ी बेहतरीन थी, काफ़ी अच्छी थी। उसकी अब वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर से आपको हम एक बात बता रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। 21 क्वेश्चन है, दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस क्षेत्र के दिए जलाए करते थे? तो ए घी के दिए जलता था, बी तेल के दिए जलते थे, सी पानी के दिए जलते थे एंड डी किरोसिन के दिए जलते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब दारोगा जी कमाया करते थे तो उनके घर में घी के दिए जलते थे रोज रोज। ठीक है, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस युग में ऐसी क्या है जो प्रबला हो रही है? यानी कि आजकल के युग की बात कर रहा है कि क्या है जो प्रबला होते जा रही है। तो ऑप्शन ए है अबला, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है ढोलक एंड ऑप्शन डी है वाद्य यंत्र। तो आजकल की अगर बात करें तो जो अबला है वो ही प्रबला होते जा रही है। यानी आजकल के ज़माने में अबला अब रोने वाली नहीं है। ठीक है, आजकल की ज़माने में जो जितनी भी सारी लड़कियां हैं वो अपने पैर पर खड़े होना चाहती है और अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती है। ऐसी कोई लड़की नहीं है जो किसी और पर डिपेंड होकर बोझ बनकर रहना चाहती है। तो आजकल तो हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी नाम रोशन कर रही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टोटल 35 क्वेश्चन हैं और आप हमें ज़रूर बताइएगा आपका सही कितना हुआ। 23 क्वेश्चन है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई थी? यानी कि जब वो बूढ़े हो गए थे तो क्या पैदा हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लड़की, ऑप्शन बी है लड़का एंड ऑप्शन सी है लड़का और लड़की दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि बुढ़ापे जब इनकी आई थी तो इनकी एक लड़की पैदा हो गई थी। जैसे कोढ़ में खाज। ठीक है, पहले तो मान लीजिए कोढ़ हुआ है शरीर में, ऊपर से खजुला रहा है तो और ही दिक्कत होता है। तो वही बात है कि ये तो पहले से ही बहुत गरीब थे। ठीक है, इनकी हालत दम बहिया बह गई थी, बेकार हो गए थे, और उसी टाइम इसकी एक लड़की पैदा हो जाती है जो कि और भी इनकी दशा खराब हो जाती है। और 24 जो क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? ऑप्शन ए है फूस का तापना, ऑप्शन बी है माघ का, ऑप्शन सी है चैत्र का एंड ऑप्शन डी है फाल्गुन का। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। यानी जिस तरह से फूस मतलब होता है जो हम आग तापते हैं ठंडी के मौसम में लगा के,
तो जब तक हम उस आग के समीप में रहते हैं, पास रहते हैं, तब तक उससे हमें मतलब गर्माहट मिलती रहती है, ठीक है, अच्छा लगता है। और जैसे ही हम उससे थोड़ी दूर पे जाते हैं तो फिर वो गर्माहट चली जाती है, ठीक है, फिर वो गर्माहट महसूस नहीं होती है। उसी तरह से जो थानेदारी की जो कमाई थी, वो जब तक ये थे तभी तक काम आया। जैसे ही ये मरे, इनकी सारी पैसा खत्म हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25 क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? तो ये तो बहुत अच्छी चैप्टर मतलब अच्छे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है हिंदी के, ऑप्शन बी है अंग्रेजी के, एंड ऑप्शन डी है हिंदी कथा साहित्य के, एंड ऑप्शन डी है हिंदी और अंग्रेजी के। तो इसकी सही आंसर की बात करें तो ये हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। मतलब हिंदी में जो कहानियाँ होती है वो ये लिखा करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी कथा साहित्य। 26 क्वेश्चन है, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? ये चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि इन सारे चीज़ों के बीच में कोई है जिसका लाइफ पूरी तरह से एकदम स्पॉइल हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है कि भगजोगनी का, बी दिया है शिव पूजन सहाय का, सी दिया है थानेदार का, एंड डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें, जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो भगजोगनी थी वो इन सब चक्करों में तिलक दहेज की वजह से उसका लाइफ जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ना ही उसकी सुंदरता पूरी तरह से खिल पाती है और ना ही उसका शादी अच्छे से हो पाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगजुगनी थी जिसका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 27 क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट जो है, शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, वो क्या है? निबंध है, लेख है, ये जीवनी है, वो क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है निबंध है, ऑप्शन बी है रेखा चित्र है, ऑप्शन सी है कहानी है, या ऑप्शन डी है जीवनी है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कहानी है, क्योंकि हम कहानी ही पढ़े हैं इसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी। 28 क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते रहे? ठीक है, तो ए किरानी के पद पर, बी दारोगा के पद पर, सी शिक्षक के पद पर, एंड डी इंजीनियर के पद पर। तो जो मुंशी जी के बड़े भाई थे वो दारोगा जी के पद पर काम किया करते थे, यानी कि ओहदा से अगर बात करें तो वो एक पुलिस दारोगा थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29 क्वेश्चन है, कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़कियां कैसी होती है? क्योंकि अगर मुंशी जी शादी करने के लिए जाते थे कहीं भी तो उनको सुनने को मिलता था कि जो गरीब घर की लड़कियां होती है वो काफ़ी बेकार होती हैं, ठीक है, और इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कैसी होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसी होती हैं। ऑप्शन ए है मुंहफट और चंचल, ऑप्शन बी है सुस्त और कमज़ोर, ऑप्शन सी है कर्मठ और होशियार, एंड ऑप्शन डी है चतुर और कंजूस। तो गरीब घर की लड़कियों की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खाती हैं और पैसे काफ़ी बचाती हैं, तो इसलिए किताब में बताया गया है चतुर और कंजूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30 क्वेश्चन है, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? यानी कि लास्ट में जब उसके पहले पति जो 42 साल के थे उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इसको किससे शादी करना पड़ता है? ए एक गरीब किसान की पत्नी बनना पड़ता है, बी अपने ही सौतेले बेटे की, एंड सी एक बूढ़े लेकिन धनवान व्यक्ति की, एंड सी एक मालदार नेता की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनकर इसको जीना पड़ता है। 31 क्वेश्चन है, भगजोगनी का जो सौंदर्य था वो
किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। यानी कि भगजोगिनी काफ़ी सुंदर थी और जब उसका शरीर काफ़ी पूरी तरह से भर गया तब उसकी पति के मृत्यु हो गए। तो जो उसकी शरीर थी वो पूछ रहा है कि अब किसका है, या मतलब वो किसकी है, किसकी पत्नी है। ऑप्शन ए है उसके स्वर्गीय वृद्ध पति की, भाई वो तो मर गया है उसकी तो हो नहीं सकती। बी उसके चहेते युवकों की, उसके बेटों की। एंड सी है उसके वर्तमान नवयुवक पति का। एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो उसके पति वर्तमान में जो बने थे उसके ही सौतेले बेटे, उनका स्वर्गीय धन था। ठीक है। 32 क्वेश्चन है, दारोगा किसकी मोहब्बत के दारोगा के पद पर ही रह गए। मतलब जो दारोगा जी थे वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। वो किसकी वजह से, किस पे वो ज़्यादा पैसे खर्च करते थे। ऑप्शन ए है अपने भाइयों की वजह से। ऑप्शन बी है भतीजी भगजोगनी की वजह से। एंड ऑप्शन डी है संपत्ति की कमाई की वजह से। एंड ऑप्शन डी है 7 रुपए की घोड़ी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 7 रुपए की उन्होंने एक घोड़ी खरीदा था जो कि बहुत अच्छी थी और बड़े बड़े तुर्की लोगों को भी पीछे कर देती थी, इसलिए वो घोड़ी से काफ़ी प्रेम करते थे और जितना कमाते थे उससे बेसी उस घोड़ी पर लगा देते थे, जिसकी वजह से वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उनका विकास नहीं हो पाया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया। यानी जब दारोगा जी मर गए थे तो क्या था बचा हुआ जिसको बेचकर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। ठीक है, अगर नहीं होता कुछ तो वो नहीं बेच पाते, संस्कार भी नहीं कर पाते। ऑप्शन ए है सोने के जेवर बेच के। ऑप्शन बी है कीमती जमीन बेचकर। ऑप्शन सी है मकान का एगो हिस्सा ही बेच दिए थे। एंड ऑप्शन डी है कीमती तुर्की घोड़ी बेचकर। देखिए कीमती तो वो थी क्योंकि बहुत उसमें काबिलियत था, भले ही खरीदी गई थी 7 रुपए की, लेकिन काबिलियत उसमें बहुत ज़्यादा था। जब दारोगा जी मर गए तो उनकी जो घोड़ी थी वही एक बची थी जिसको बेचा गया काफ़ी पैसे पर, और उसी की वजह से इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। अगर उसको भी वो बेच दिए होते तो अंतिम संस्कार भी उनका नहीं होता। 34 क्वेश्चन है कि मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी। ए पहली, बी दूहरी, सी तीसरी, एंड डी चौथी। भाई पहली मार तो यही थी कि उनके भाई मर गए थे और इनके पास एक भी रुपया नहीं था। दूसरी मार ये थी कि इनकी एक बट्टी पैदा हो गई। ठीक है, इस तिलक दहेज के मामले में। तो इसका सही आंसर है दूहरी, ऑप्शन नंबर बी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। और आज का अगर हम 35वां क्वेश्चन की बात करें तो 35वां क्वेश्चन है एकदम लास्ट। भाई दारोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णित करते हैं। यानी कि भाई दारोगा जी जो थे वो मर जाते हैं तो उसके बाद जो मुंशी जी थे वो किस तरह से उनका जीवन होता है, किस चीज़ में उनकी जीवन होती है। तो ए ऑप्शन जो है गरीबी में, बी जो पूछ रहा है अमीरी में, सी जो है कंगाल में, एंड डी जो है धनवान में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जब दारोगा जी मर गए थे तो इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गई थी और ये गरीबी में इनका जीवन बीत रहा था। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि 35 क्वेश्चन जो थे टोटल उसमें आपका सही कितना हुआ। और फिर से आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।